presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर, powered by स्वराज ट्रैक्टर्स, नया स्वराज मेरा स्वराज, को powered by मोंगिया स्टील्स, स्टील का बादशाह, इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन भारत के लिए बहुत खास है। आज दशहरा भी है, गांधी जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी है, उनकी भी जयंती है। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसके पास भगवान श्री राम की ताकत है, महात्मा गांधी के सिद्धांत हैं और लाल बहादुर शास्त्री का संकल्प है, और ये भारत की ट्रिपल ताकत है। और आज हम बिल्कुल नए अंदाज में इस ताकत का आपके लिए विश्लेषण करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आज के कलयुग में भारत के सामने कितने रावण खड़े हैं। इसके बाद हम आपको ये दिखाएंगे कि भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेश में जाकर भारत का अपमान किया है। राहुल गांधी इस समय कोलंबिया में है और वहां पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चीन से डरती है और इसीलिए चीन से लड़ाई नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो भारत और चीन का युद्ध न होने की वजह से बहुत निराश हैं और अब भारत को इस युद्ध के लिए भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि अमेरिका की एक महिला भारत में सस्ता इलाज देखकर कितनी हैरान रह गई। आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, ये कहानी है क्रिस्टन फिशर की, जिन्हें दिल्ली में एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए सिर्फ 50 रुपए देने पड़े और फिर वो ठीक हो गई। क्रिस्टन का कहना है कि अमेरिका के मुकाबले भारत में इलाज बहुत सस्ता और बहुत आसान है। आज का दिन भारत के लिए बहुत खास है। आज दशहरा भी है, गांधी जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी। आप सबसे पहले इनमें से क्या मनाना चाहेंगे? वैसे बहुत सारे लोग इस बात से भी निराश हैं कि गांधी जयंती और दशहरा एक ही दिन क्यों आ गए, क्योंकि इससे एक दिन की छुट्टी कम हो गई है। इसलिए भारत में इस बात की भी बड़ी चर्चा है। भारत कितना अद्भुत देश है कि हमारे पास एक ही दिन मां भी है, यानी दुर्गा मां, क्योंकि आज विजयदशमी है, महात्मा भी हैं यानी महात्मा गांधी, और लाल भी हैं यानी लाल बहादुर शास्त्री। सोचिए, एक तरफ भगवान श्री राम की शक्ति और धर्म की जीत का पर्व है, दूसरी तरफ महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का संदेश है, और तीसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री का संकल्प जय जवान जय किसान, जो भारत की आत्मा को परिभाषित करता है। भारत के लोग वाकई किस्मत वाले हैं कि उन्हें एक ही दिन ये 3 प्रेरणाएं मिली हैं: राम की शक्ति, गांधी की अहिंसा और शास्त्री का संकल्प। आज सवाल यह नहीं है कि हम सबसे पहले कौन सा पर्व मनाएं, सबसे पहले किसकी बात करें। सवाल यह है कि क्या हम इन तीनों मूल्यों को अपने जीवन और राष्ट्र निर्माण में उतार पा रहे हैं। भगवान राम हमें सिखाते हैं कि असत्य और अहंकार का अंत निश्चित है। महात्मा गांधी हमें याद दिलाते हैं कि सत्य और अहिंसा से भी बड़े बड़े साम्राज्य हिल सकते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री हमें प्रेरणा देते हैं कि जवान और किसान ही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। भारत की एकता, अखंडता और शक्ति, इन तीनों की नींव इन्हीं आदर्शों से जुड़ी हुई है। अगर हम इन आदर्शों को आज अपना लें तो कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती। और आज के रावण सिर्फ पुतलों में नहीं है, आज के रावण अर्बन नक्सल्स की सोच में है, राष्ट्र विरोधी ताकतों की साजिशों में है और भ्रष्ट नेताओं के अहंकार में छिपे हैं। विजयदशमी का असली संदेश है कलयुग के इन रावणों का सच आपके सामने, देश के सामने डिकोड करना।
सत्य की अग्नि में झूठ का दहन ही असली विजयदशमी है और यही आज के दिन का आप सब के लिए असली संदेश है, यहां से, इस स्टूडियो से और डिकोड की टीम से। अब हम आपको दिखाते हैं कि देश भर में आज विजयदशमी कैसे मनाई जा रही है। आज शाम की पहले कुछ तस्वीरें देखिए। आज पूरा देश विजयदशमी मना रहा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और जब पूरा देश रावण के पुतले जला रहा है, तो भारत के सामने यानी आपके देश के सामने भी 5 आधुनिक रावण यानी चुनौतियां खड़ी हैं, जिन्हें हराना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस समय, इस कलयुग में भारत के सामने कौन कौन से रावण खड़े हैं। तो पहला रावण है पड़ोसी और दुनिया का दबाव। भारत आगे बढ़ने की कोशिश में पाकिस्तान के आतंकवाद, चीन की विस्तारवादी सोच और नेपाल और बांग्लादेश की अस्थिरता का मुकाबला कर रहा है, जो कि बिल्कुल हमारे आसपास, हमारी सीमाओं के आसपास ये सब कुछ हो रहा है। यह हमारे लिए चुनौती है। अमेरिका भी भारत पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है और आज दुनिया की राजनीति बहुत जटिल हो चुकी है और ऐसे में भारत के लिए बिना किसी से समझौता किए अपने आदर्शों पर खड़े रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए यह है चुनौती नंबर 1, रावण नंबर 1। दूसरा, भारत के जयचंद, जो हमारे ही देश में हमारे साथ रहते हैं लेकिन हमारे नहीं हैं। लद्दाख में हुई हिंसा हो, किसान आंदोलन हो और भारत की हर छोटी छोटी समस्या को बड़ा करके दिखाने की आदत हो, यह हमारे लिए चुनौती है। भारत के ही कुछ लोग दुनिया के सामने देश को बदनाम करने और हमारी छवि को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आप इन्हें आज के जयचंद कह सकते हैं। ये भी हमारे लिए दूसरे नंबर की एक बड़ी चुनौती है। इनसे कैसे निपटें? ये हमारे ही साथ रहते हैं, इसी देश के निवासी हैं, इसी देश के पासपोर्ट पर विदेश जाते हैं और फिर इसी देश की बुराई करते हैं। यही देश उन्हें अच्छा नहीं लगता, इस देश का समाज उन्हें अच्छा नहीं लगता, इस देश के लोग जिस सरकार को चुनते हैं चुनाव में उन्हें हराकर इस देश के लोगों की पसंद उन्हें अच्छी नहीं लगती। और फिर एक बहुत बड़ी ताकत हमारे देश में खड़ी हो जाती है, जो हमारे ही देश को नीचा दिखाती है और हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हम पर ही हमला करती है। यह दूसरी चुनौती है। तीसरा, विदेशों पर हमारी निर्भरता। आज हमारे देश में ऊर्जा का सवाल हो, पेट्रोल डीजल हम बाहर से खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी बाहर से ले रहे हैं, अपने सुरक्षा के लिए जो हथियार हैं ये भी हम दूसरे देशों से खरीद रहे हैं। यानी बहुत सारी चीजों में आज भी हम विदेशों पर निर्भर हैं। आजादी के करीब 65 वर्षों के बाद मेक इन इंडिया जैसी योजना लाई गई, जिन पर वर्षों पहले काम हो जाना चाहिए था। इसलिए विदेशों पर निर्भरता आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चौथी चुनौती है घुसपैठ। बांग्लादेश और रोहिंग्या जैसे घुसपैठिए न सिर्फ सुरक्षा बल्कि देश की डेमोग्राफी पर भी एक बहुत बड़ा खतरा है। ये हमारे संसाधनों पर बोझ बनकर देश की जनता का हक छीनते हैं और कई बार देश के दुश्मनों के साथ मिल जाते हैं। और पांचवी चुनौती, हमारे देश में जात पात की राजनीति। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र विकास के बदले वोट बैंक और जातीय समीकरणों के चक्रव्यूह में आज फंसा हुआ है। यह हमारी 5वें नंबर की सबसे बड़ी चुनौती है। तो जैसे भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, वैसे ही भारत को भी इन 5 रावणों को हराना होगा, तभी हमारी असली विजयदशमी मनेगी। और जैसे रावण को हराने के लिए
श्री राम के पास कई शक्तिशाली हथियार थे, अस्त्र शस्त्र थे। ठीक उसी तरह भारत के सामने जितनी चुनौतियां हैं, ये जो रावण खड़े हैं भारत के सामने, हमारे सामने उतनी ही बड़ी हमारे पास शक्तियां भी हैं, उतने ही बड़े हमारे पास अस्त्र और शस्त्र भी हैं जो हमारे देश को मजबूत और अजेय बनाते हैं। तो हमारी पहली शक्ति है स्वदेशी और मेक इन इंडिया, जिसके दम पर हम आने वाले रावणों को हरा पाएंगे। मेक इन इंडिया और स्वदेशी आंदोलन भारत को दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता ही आने वाले समय में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, हमारा सबसे बड़ा हथियार बनेगी। भारत की सॉफ्ट पावर और हमारी हार्ड पावर पूरी दुनिया में हमारी पहचान है। दुनिया भारत को क्रिकेट, योग और बॉलीवुड की सॉफ्ट पावर की वजह से जानती है, पर अब भारतीय सेना और भारत के हथियारों यानी हार्ड पावर पर भी दुनिया की नजर है। और आज हम हवाई जहाज से लेकर चिप्स सब कुछ बना रहे हैं और ये दुनिया को भारत से जोड़ते भी हैं और दुनिया को हमसे डराते भी हैं। हमारी तीसरी शक्ति है राजनीतिक स्थिरता, जो इस समय और किसी भी देश के पास नहीं है। आप सोचिए, वर्ष 2014 से लेकर देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक राजनीतिक स्थिरता आई है, जिसके बाद सरकार की जो नीतियां हैं उनमें एक समानता है, वो एक जैसी चल रही हैं। सरकार के फैसले स्पष्ट हैं और दूरदृष्टि में ऐसी स्पष्टता इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी, जिससे वैश्विक मंच पर भारत दूसरे देशों से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देता है। सनातन संस्कृति, हमारा धर्म हमारी चौथी ताकत है। हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा और हम आधुनिकता को जो साथ में लेकर चलते हैं, ये मिश्रण हमारी बहुत बड़ी ताकत है। एक तरफ योग, उपनिषद और आयुर्वेद है, दूसरी तरफ भारत एआई, डिजिटल इंडिया और स्पेस टेक्नोलॉजी में महाशक्तियों के बराबर आज खड़ा हो गया है। भारत वो देश है जो अपनी जड़ों से जुड़कर भविष्य की तरफ देख रहा है। और हमारी पांचवी शक्ति है मेडिसिन और आईटी में हमारी मैन पावर, हमारे लोग। दुनिया भर में भारत के डॉक्टर्स और आईटी एक्सपर्ट्स अब एक वैश्विक ब्रांड बन चुके हैं। कोरोना के बाद भारतीय वैक्सीन्स और दवाइयों ने करोड़ों लोगों की जान बचाई है और आज विजयदशमी के दिन देश के 146 करोड़ लोग ये प्रण ले सकते हैं कि जिस तरह से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उसी तरह से भारत अपनी 5 चुनौतियों को अपनी इन 5 शक्तियों से बहुत जल्द हराएगा। आज गांधी जयंती भी है और महात्मा गांधी के 3 बंदरों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिनका संदेश है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। ये आपने कई बार देखा होगा, महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन आज देखिए, आज के डिजिटल युग में अगर इसी बात को समझाया जाए तो आपको कुछ इस प्रकार से समझाया जाएगा। बुरा मत देखो यानी कैमरे में कुछ बुरा न रिकॉर्ड करो, ना कुछ देखो। सुनने के लिए भी और बोलने के लिए आपके पास माइक है। तो आज अगर आपको महात्मा गांधी के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना हो तो आज आपको बंदरों की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन पर ये जो आइकॉन बने हुए हैं, इनका ठीक से इस्तेमाल कर लीजिए तो गांधी जी के सिद्धांतों को आज आप ठीक से फॉलो कर पाएंगे। ये है डिजिटल युग में गांधी जी के सिद्धांत। आज विजयदशमी है और ये रावण पर भगवान श्री राम की विजय का पर्व है। जब श्री राम ने रावण से युद्ध के बाद लंका पर विजय हासिल की, तब उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने कहा था कि सोने की लंका कितनी अच्छी है, हमें यहीं रहना चाहिए, क्या सोने की लंका आपको लुभाती नहीं? और इसके जवाब में श्री राम ने कहा कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। लेकिन ये बात शायद हमारे देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही और इसीलिए वो जब भी विदेश जाते हैं तब हर बार भारत का अपमान करते हैं। आजकल वो विदेश यात्रा पर हैं और इस समय वो दक्षिण अमेरिका के एक देश कोलंबिया में हैं। वहां पर वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए और राहुल गांधी ने वहां आज 2 बड़ी बातें कही हैं जिन पर आपको नजर डालनी चाहिए। पहला, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चारों तरफ से हमला हो रहा है जो देश के लिए एक बड़ा खतरा है। और दूसरा, बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा में कायरता छिपी हुई है और इसीलिए भारत
चीन का मुकाबला नहीं कर पा रहा क्योंकि मोदी सरकार चीन से डरती है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कई धर्म, परंपराएं, भाषाएं और विचार हैं। लोकतंत्र ही वो तरीका है जिसमें हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इस समय हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला हो रहा है, राहुल गांधी ने यह भी कहा। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उन्हें अपना बयान देने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है, लेकिन हमारा मानना है कि भारत को लेकर राजनीति सिर्फ भारत में होनी चाहिए। आप राजनीति कीजिए, चुनाव में कीजिए, आप राजनीति संसद में कीजिए, विधानसभाओं में कीजिए, लेकिन भारत के बाहर अगर आप चले गए तो आप भारत के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, आप भारत के राजदूत बन जाते हैं, वो भी तब जब आप एक संवैधानिक पद पर हैं। आप भारत में विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष का नेता होने का मतलब ये नहीं कि भारत आपको पसंद ना हो, कि आप मोदी की आलोचना करते करते भारत की भी आलोचना करने लगे। लेकिन राहुल गांधी दिल्ली से करीब 15,000 किलोमीटर दूर बैठकर कोलंबिया में भारतीय लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, और विदेशों में भारत का अपमान करने की एक बार फिर उन्होंने कोशिश की है। अब आप देखिए कि उन्होंने आज क्या बयान दिया है। I'm very optimistic about India, but at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. Which are those risks that you see? The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. लोकतंत्र की अलग अलग व्यवस्थाओं पर भारत में हमले हो रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं कोलंबिया में बैठकर। राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके, उनके दूसरे बयान और भी ज्यादा विवाद खड़ा कर सकते हैं, और उनका विषय है भारत और चीन के बेहतर हो रहे आपसी संबंध। कई वर्षों के बाद भारत और चीन के रिश्ते अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अभी चीन होकर आए हैं, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, और अब ये संबंध धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं। लेकिन राहुल गांधी अब चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाने या भारत को चीन पर हमला करने के लिए एक प्रकार से उकसा रहे हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इस बात से बड़े निराश हैं कि भारत और चीन के बीच संबंध खराब क्यों नहीं हुए, भारत ने चीन पर हमला क्यों नहीं किया, इस बात को लेकर वो निराश हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा सरकार यानी मोदी सरकार चीन से डरती है और इसीलिए वो चीन से लड़ाई नहीं कर पा रही है। सोचिए, जब दोनों देशों के बीच फिलहाल युद्ध की कोई संभावना नहीं है, दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो रही है, तो विपक्ष के नेता ऐसा बयान बाहर जाकर क्यों दे रहे हैं? और अगर कभी कोई संघर्ष हुआ भी तो शायद राहुल गांधी सबसे पहले यही सवाल पूछेंगे कि भारत के कितने विमान गिरे। अब आप राहुल गांधी का अगला बयान सुनिए। Notice one thing, and this is in the nature of the BJP and the RSS. If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. He said China is much more powerful than us. How can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है, अगर वो मुझसे कमजोर है, तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा। मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो फिर भाग जाते हैं। तो आपने देखा, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को चीन से अब लड़ाई कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ भी आपने देखा होगा, जब भारत की सरकार पाकिस्तान पर कोई कड़े कदम उठाती है, उनके साथ बातचीत बंद कर देती है, सारा व्यापार बंद कर देती है, तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ संबंध कब सुधारेंगे,
कांग्रेस के नेता वहां जाकर कहते हैं कि हमारी सरकार आने दीजिए, तब हम पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य कर देंगे, हम एक बार फिर से दोस्ती कर लेंगे। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर करता है पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर राहुल गांधी ये पूछने लगते हैं कि आपका नुकसान कितना हुआ है, पहले ये बताइए, आपके विमान कितने गिरे हैं, पहले हमें ये बताइए। और यही काम वो चीन के साथ भी करने वाले हैं। आज उकसा रहे हैं कि चीन के साथ लड़ाई कर लो, और अगर कभी ऐसी स्थिति आ गई तो सबसे पहले हमारी सेना पर सवाल खड़ा करेंगे, सबसे पहले भारत से ही पूछेंगे, भारतीय सेना से ही पूछेंगे कि अब ये बताइए, लड़ाई तो आपने कर ली, लेकिन आपकी तो हार हो गई, आपके इतने विमान गिर गए, आपका इतना नुकसान हो गया। बीजेपी ने इस बयान के बाद कहा है कि विदेशों में जाकर भारत का अपमान करना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। अब आप बीजेपी का पक्ष सुनिए। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आज़ादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। तो आपको देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है। मोदी जी के ऊपर तो आप झूठे आरोपों की झड़ी लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान में। आपको याद होगा, इसी साल अप्रैल में अमेरिका के बॉस्टन में राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे। और वहां जाकर क्या, यहां देश में भी वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि भारत के चुनाव में धांधली हो रही है। वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, वोटर लिस्ट पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी जब अपने ही देश में होते हैं तो लोकतंत्र बचाओ यात्रा करते हैं, विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकतंत्र बचाओ यात्रा शुरू कर चुके हैं। विजयदशमी का असली संदेश यही है, मातृभूमि सर्वोपरि है। और जिन्हें ये बात समझ में नहीं आती, वो श्री राम की मर्यादा और भारत की आत्मा को कभी समझ नहीं पाएंगे। भगवान श्री राम ने सोने की लंका छोड़कर अपनी मातृभूमि को चुना था, और राहुल गांधी विदेश जाकर अक्सर भारत को ही छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके पीछे की सोच को आप एक बार समझिए। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जब सिर उठाकर चलता है तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो ताकत है वो है लोकतंत्र की ताकत। लोकतंत्र की ताकत कहां से आती है? वो आती है चुनाव से। और आज पूरी दुनिया में हमारा देश सबसे बड़ा चुनाव कराता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वोटर हमारे देश में है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव हमारे देश में होता है, और ये भारत की शान है। और राहुल गांधी इस बात को समझते हैं कि भारत की जो शान है, भारत का जो मुकुट है, अगर उसी का अपमान कर दिया जाए, उस पर लोगों का विश्वास हिला दिया जाए, तो भारत कमजोर होने लगेगा। और इसीलिए वो सबसे पहला जो हमला करते हैं वो करते हैं लोकतंत्र पर, कि भारत में तो लोकतंत्र ही खतरे में है। भारत जो पूरी दुनिया में कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। सोचिए, 146 करोड़ लोगों का देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दुनिया का हर देश हमारी इस बात को मानता है। हमारी हर बात में इस बात का वजन महसूस करता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जब कुछ कहता है तो आपको वो बात गंभीरता से लेनी चाहिए। और राहुल गांधी भारत से उसी शान को छीन लेना चाहते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र किस चीज से बनता है? चुनाव से बनता है। इसलिए वो चुनाव को बदनाम कर रहे हैं कि भारत में तो चुनाव में धांधली होती है, भारत में वोट चोरी होता है। इसके बाद लोकतंत्र किससे बनता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी से बनता है कि सबको अपनी बात कहने का बराबर का अधिकार है। वो इस पर भी सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि भारत में तो अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में आ गई है। इसके बाद आता है मीडिया। मीडिया पर भी सवाल उठाते हैं कि भारत का मीडिया अपना काम ठीक से काम नहीं कर रहा है। और फिर आती है जुडिशरी, यानी हमारी न्यायपालिका। उस पर भी कांग्रेस पार्टी अक्सर सवाल खड़े करती रहती है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का जब कोई फैसला आए जो उन्हें सूट नहीं करता, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाते हैं।
इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाते हैं, सीबीआई पर भी सवाल उठाते हैं, ईडी पर भी सवाल उठाते हैं। हर संस्था जो भारत में इस समय है, सब पर सवाल उठाते हैं। अब इसे आप समझ लीजिए कि इसका मतलब आप क्या निकालना चाहते हैं। अब राहुल गांधी के बाद बात करते हैं भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री की जो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गांधी परिवार से नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से थे, और यही उनकी सबसे बड़ी मुश्किल थी। वो कांग्रेस में तो हैं, लेकिन गांधी परिवार से नहीं है, और उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। आज महात्मा गांधी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल सिर्फ 19 महीने का था, लेकिन 19 महीनों में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो बेहद असरदार रहे, और 60 साल बाद भी आज आपको देश पर उसका असर दिखाई देता है। लेकिन गांधी परिवार से नहीं होने की वजह से उनकी उपलब्धियों का कभी कोई प्रचार नहीं किया गया। उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई, और शायद इसीलिए वो भारत के सबसे अंडररेटेड प्रधानमंत्री हैं। और इसीलिए आज मैं उनकी कहानी, उनके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। हो सकता है आज की पीढ़ी उनके बारे में बहुत कम जानती होगी। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक भारत के तीसरे प्रधानमंत्री रहे। एक बार संसद में बहस के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, मैं शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से उतना कमजोर भी नहीं हूं। उनके जीवन और राजनीतिक फैसलों में मजबूती दिखाई देती थी। कुछ अलग बात दिखाई देती थी जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। पहला, जय जवान जय किसान का जो नारा है, जो आत्मनिर्भर भारत का सूत्र है। आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। यह सूत्र सबसे पहले उन्होंने दिया था। देश में अनाज की कमी दूर करने के लिए उन्होंने हरित क्रांति, और दूध की कमी दूर करने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने सरकारी आवास पर, अपने घर पर ही खेती करनी शुरू कर दी, और इसके जरिए उन्होंने देश में अनाज की कमी के प्रति लोगों को जागरूक किया, किसानों को प्रोत्साहित किया कि वो और ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाएं। वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का जब उन्होंने नारा दिया तो वो क्या कहते थे? जवान की जो ताकत है उसे तो सब जानते थे, लेकिन जवान के साथ साथ किसान की ताकत को पहली बार उन्होंने पहचाना था, और उन्होंने देश को, दुनिया को यह बताया था कि कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उस देश का जवान और किसान एक साथ मिलकर मेहनत नहीं करेगा। और इसीलिए उन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। यानी किसानों की जो ताकत है वो जवानों के जैसी ही है, ये बात उन्होंने पहचानी। दूसरा, सादगी से भरा जीवन और ईमानदारी। लाल बहादुर शास्त्री हमेशा बहुत ही सादा जीवन जीते थे। हमेशा खादी का बड़ा साधारण सा धोती और कुर्ता पहनते थे। अपने शुरुआती दिनों में वो साइकिल पर दफ्तर जाते थे, और जब वो प्रधानमंत्री भी बन गए तो उन्होंने अपने परिवार को कभी अपनी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करने दिया। खुद भी अपने निजी कामों के लिए सरकारी कार का इस्तेमाल नहीं करते थे। और आज आप देखिए, आज आपको मंत्री से लेकर विधायक, सांसद, यहां तक कि बड़े जो सरकारी अधिकारी हैं वो भी अपनी सरकारी कार का इस्तेमाल अपने हर निजी काम के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। आज भी अगर आप किसी भी शहर के बड़े बड़े स्कूलों में चले जाएंगे तो स्कूलों के बाहर आपको बच्चों को छोड़ने के लिए और बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए सरकारी गाड़ियों की लाइन दिख जाएगी। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने निजी काम के लिए अपनी अलग एक प्राइवेट कार खरीदी, और इसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और तब उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपए का लोन लिया था। ये वो कार है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। उस समय शास्त्री जी के पास कुल 7,000 रुपए थे और कार की कीमत थी 12,000 रुपए, और इसीलिए उन्होंने ये लोन लिया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने इस कार का लोन चुकाया था। लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल में आज भी ये कार रखी हुई है। ये तस्वीर वहीं की है। लाल किले से उन्होंने बारिश में भीगते हुए देश को संबोधित किया था, और इस दौरान उन्होंने किसी को छाता पकड़ने के लिए नहीं कहा था। तीसरी उनकी खास बात, परिवारवाद के बहुत विरोधी थे, और राजनीति में उनके बड़े ऊंचे आदर्श थे जो आज देखने को नहीं मिलता। रेल मंत्री रहते हुए जब एक रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने खुद को जिम्मेदार मानते हुए अपने आप ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज आपको कितने ऐसे नेता मिलेंगे जो इस्तीफा दे दें?
एक बार जब उनके बेटे को नौकरी में गलत तरीके से प्रमोशन मिल गया तो उन्होंने तुरंत खुद ही उस आदेश को रद्द करवा दिया था। चौथी बात, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पहली बार एक कमेटी बनाई। और पांचवी बात, उन्होंने अपने काम का कभी कोई प्रचार नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री ने कभी अपने काम या आदर्शों का प्रचार नहीं किया। उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया जो थोड़ा बहुत था भी उसका भी उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी छवि चमकाने की कभी कोशिश नहीं की। वो जवाहरलाल नेहरू के बाद और इंदिरा गांधी से पहले प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू के 16 साल के लंबे कार्यकाल और इंदिरा गांधी की आक्रामक राजनीति के बीच लाल बहादुर शास्त्री का शांत लेकिन दृढ़ नेतृत्व या तो छिप गया या ऐसा लगता है छिपा दिया गया जानबूझकर। अब आपको लाल बहादुर शास्त्री का सबसे मशहूर नारा जय जवान जय किसान सुनाते हैं, जिसका वो अक्सर जिक्र किया करते थे। और अगर आज आप मुझसे पूछें तो आज भी भारत के इतिहास का ये सबसे शक्तिशाली नारा है, जो जवान को भी जोड़ता है और किसान को भी जोड़ता है। दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये दो नारे मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। जय जवान जय किसान, जय हिंद। तो लाल बहादुर शास्त्री ने हमें यह बताया कि जवान और किसान असल में इस देश के असली नायक हैं। और दिल्ली में विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है और आज इसी समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी ने जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ये आज की तस्वीर है। अगर आज आदर्शों के मामले में, सिद्धांतों के मामले में, नेतृत्व के मामले में अगर कोई प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सबसे करीब दिखाई देता है तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं। भारत को लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेतृत्व मिला जो सादगी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जिनके आर्मी चीफ की सेल्समैन बनने की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर अब सिर्फ एक जनरल नहीं बल्कि जनरल स्टोर के सेल्समैन भी बन चुके हैं। यह चर्चा खुद पाकिस्तान की संसद में हो रही है, जिसमें एक पाकिस्तानी सांसद ने यह बयान दिया है। पाकिस्तान के एक सांसद एमल वली खान ने कहा कि असीम मुनीर अपने ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल्स लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास गए और ये किसी मजाक के जैसा था। उन्होंने पाकिस्तानी संसद में कहा कि असीम मुनीर को देखकर ऐसा लगा मानो किसी बेहतरीन ब्रांड के स्टोर में कोई दुकानदार किसी खरीदार को अपना महंगा सामान दिखा रहा हो। यहां पाकिस्तानी सांसद ने अपने ही आर्मी चीफ को किसी ब्रांडेड स्टोर का सेल्समैन और राष्ट्रपति ट्रंप को एक ग्राहक बताया। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय 25 सितंबर की वही तस्वीरें देखिए जब व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी। और तब असीम मुनीर ने उन्हें पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स दिखाए थे, कुछ सैंपल वो लेकर गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान का कोई सेल्समैन अपना सामान बेचने के लिए किसी बड़े ग्राहक के पास गया है। और इस बयान का मतलब यही आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में असीम मुनीर को आर्मी चीफ से ज्यादा सेल्समैन इन चीफ माना जा रहा है। व्हाइट हाउस की इन तस्वीरों में यह साफ दिखता है कि आर्मी चीफ का अंदाज किसी माहिर सेल्समैन जैसा था। असीम मुनीर के चेहरे पर मुस्कान भी थी, जैसे वो ट्रंप को कह रहे हों कि सर, हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, आपके लिए सस्ता लगा देंगे, आप इसे खरीद लीजिए। पाकिस्तान की आर्मी जो हमेशा खुद को ताकतवर बताती है, उसके आर्मी चीफ दुनिया के सामने एक सेल्समैन की तरह दिखाई दे रहे हैं। अब आप पाकिस्तानी सांसद का वो बयान सुनिए जिसकी चर्चा पाकिस्तान से भी ज्यादा आजकल विदेशों में हो रही है।
और मैं if the house wants तो मैं अगली दफा उसको यहाँ पे लाके दिखा भी सकता हूँ। जो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अपने बुजुर्ग सियासतदान राना सनाउल्लाह साहब को, और इंशाल्लाह राना सनाउल्लाह साहब और अब इंशाल्लाह मजा है। मैं हूँ, ये हमारे साथ बैठे काफ लीग वाले हैं, इस तरह, और हमने आपके वो जज्बे देखे थे, वोट को इज्जत दो। हम तो समझे कि भाई इनकलाब आ गया, अब भाई जमहूरियत हावी होगी, और पंजाब में हिम्मत आ गई जमहूरियत को हावी करने की। पता नहीं था कि जब आईना देखेंगे तो हाफिज ही हाफिज होगा। सेनेट के सोचिए, जिस देश में आर्मी चीफ को सरेआम सेल्समैन कहा जाता हो, उस देश की दुनिया के सामने क्या इज्जत रह जाती है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ के लिए ऐसा बयान दिया जाना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, और पाकिस्तान में सबको पता है कि शहबाज शरीफ सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री हैं, असली ताकत आर्मी चीफ के पास है। और इस बयान के बाद पाकिस्तान में ये चर्चा है कि पाकिस्तान की सेना सीमा की रखवाली के बदले अब पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स बेचने का कारोबार भी कर रही है। खेल के मैदान में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना अब भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक नया नॉर्मल है, एक न्यू नॉर्मल बन गया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की तरह अब महिला क्रिकेट खिलाड़ी भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। श्रीलंका में आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसमें 5 अक्टूबर यानी रविवार को भारतीय महिला टीम पाकिस्तान के साथ अपना मैच खेलेगी। और इस मैच में न तो टॉस से पहले भारत और पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे और ना ही पाकिस्तान के साथ फोटो शूट में हिस्सा लेंगे, और दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा। ये फैसला बीसीसीआई और टीम की मैनेजमेंट ने लिया है। यानी एक बात स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद खेल के मैदान पर पाकिस्तान से दोस्ती का दिखावा अब नहीं होगा। अब भारतीय खिलाड़ी किसी पाकिस्तानी से ना तो ट्रॉफी लेंगे और किसी भी पाकिस्तान के खिलाड़ी से कभी हाथ भी नहीं मिलाएंगे। यानी ऑपरेशन सिंदूर अब हर मैदान पर होगा। अब आपको अपने देश में वापस लाते हैं, और अब हम जिस खबर को डिकोड कर रहे हैं वो हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ी हुई है। और आज हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे देश के अस्पतालों, हमारे देश की चिकित्सा की तारीफ कोई यहाँ का व्यक्ति नहीं कर रहा है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम अपने देश की तारीफ करते हैं तो बहुत सारे लोग उसे तारीफ को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब कोई विदेशी आकर हमारे देश की व्यवस्था की तारीफ करता है तब तो आप गंभीरता से जरूर लेंगे। और इस बार हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की तारीफ की है एक अमेरिका की महिला ने। इस अमेरिका की महिला का नाम है क्रिस्टन फिशर, और वो आजकल दिल्ली में रहती है। क्रिस्टन फिशर ने इंस्टाग्राम पर भारत के बारे में अपने अनुभवों को लेकर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने भारत और अमेरिका के स्वास्थ्य खर्च का विश्लेषण किया और बताया कि भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इलाज कराना भारत में अमेरिका के मुकाबले कितना सस्ता है। फिशर के मुताबिक एक दिन वो अपने घर पर सब्जी काट रही थी और इसी दौरान उनके अंगूठे पर एक कट लग गया। कट गहरा था और उनके अंगूठे से काफी खून बह रहा था। इसके बाद वो अपनी साइकिल से खुद ही अपने घर से 5 मिनट की दूरी पर एक अस्पताल गई। उस अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में गई। उन्हें लगभग 45 मिनट तक उनका इलाज किया गया और उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी। 45 मिनट के इस इलाज के लिए उनसे सिर्फ 50 रुपए की फीस ली गई। अब सोचिए, किसी अस्पताल में इतना कम बिल देखकर क्रिस्टन फिशर हैरान भी हुई लेकिन बहुत खुश भी हो गई। अब आपको सुनाते हैं कि क्रिस्टन फिशर ने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, भारत के अस्पतालों में सस्ते इलाज को लेकर क्या कहा है। Let me tell you a story about my experience with healthcare in India. The first was that I had a hospital in my neighborhood that was close enough for me to ride a cycle to. I got to this emergency room and there was no wait. India has just such easy, accessible healthcare compared to my experience in the US. And next was that I was there for about 45 minutes and at the end they only charged me 50 rupees. In America, if you step foot into an emergency room, you'll be charged a minimum of $2,000 just right off the bat. Just another reason why I love Indian healthcare so much. तो क्रिस्टन फिशर ने अपने वीडियो में भारत को लेकर 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली बात,
भारत में स्वास्थ्य सेवाएं बेहद सस्ती हैं और दूसरा, आसानी से इमरजेंसी रूम आपको मिल जाते हैं। इमरजेंसी वार्ड में आपका जो इलाज है वो आसानी से हो जाता है। इस वीडियो में क्रिस्टन ने यह बताया कि अगर वो अमेरिका में इसी इलाज के लिए किसी इमरजेंसी रूम या इमरजेंसी वार्ड में जाती तो कम से कम $2,000 यानी 1,76,000 रुपए खर्च हो जाते। सोचिए, भारत में जो इलाज सिर्फ 50 रुपए में हो गया, अमेरिका में उस इलाज पर लगभग $2.25 लाख तक खर्च हो सकते थे। और ये मैं नहीं कह रहा, भारत का कोई व्यक्ति नहीं कह रहा, भारत सरकार का कोई अधिकारी या मंत्री नहीं कह रहा आपसे। ये बात एक अमेरिका की निवासी जो आजकल भारत में है वो कह रही है। भारत के मुकाबले अमेरिका में हेल्थ केयर या इंश्योरेंस का खर्च कई गुना ज्यादा महंगा है। अमेरिका में एक व्यक्ति का 1 साल का औसत हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम लगभग 7 लाख रुपए से ज्यादा है, जबकि भारत में एक व्यक्ति को साल भर के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए औसतन केवल 5,000 से 20,000 रुपए का प्रीमियम देना होता है। सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से आज भारत मेडिकल टूरिज्म का सेंटर बन चुका है। हर साल दुनिया भर से, दूसरे देशों से लाखों लोग भारत में इलाज कराने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? 2 कारण हैं। एक तो भारत के जो डॉक्टर हैं वो दुनिया भर में बेहतरीन डॉक्टर माने जाते हैं, इलाज बहुत अच्छा होता है, और दूसरा बहुत सस्ता होता है। वर्ष 2025 में जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच लगभग 1,31,856 विदेशी लोग भारत में अपना इलाज करवाने के लिए आए। पिछले साल 2024 में 4,63,000 मेडिकल वीजा जारी किए गए थे। पिछले 10 वर्षों में मेडिकल टूरिज्म से भारत को 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो इन सुधारों को देखना नहीं चाहते। वो हमेशा हर मुद्दे पर केवल आलोचना करना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि भारत में तो कुछ हो ही नहीं रहा। और भारत में रहते रहते कई बार हमें भी आलोचना करने की आदत सी हो जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है और उसे एक नई दृष्टि से वो देखता है चीजों को, तब आपको समझ में आता है कि भारत में कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। क्रिस्टन फिशर के इस वीडियो ने यह सच दिखा दिया है कि भारत बहुत तेजी से बदल रहा है, जहां लोगों की बुनियादी जरूरतों को अब बेहद कम कीमत पर पूरा किया जा रहा है। भारत में अमेरिका से सस्ते इलाज के बाद अब हम आपको अमेरिका के ही एक नए संकट के बारे में बताते हैं। अमेरिका में आजकल एक नया संकट आया हुआ है, जहां ट्रंप की सरकार का कामकाज आजकल ठप पड़ा है। अमेरिका में ट्रंप सरकार के पास काम करने के लिए इस समय बजट नहीं है, खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए अमेरिका में सरकारी ऑफिस बंद कर दिए गए हैं और सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। यह हमेशा के लिए नहीं, ये टेम्परेरी है। अमेरिकी सरकार को चलाने के लिए हर साल एक बजट पास कराना जरूरी होता है और इस बजट के पास होने के बाद ही सरकार को पैसा खर्च करने के लिए पैसा मिलता है, सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलता है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बिल को वहां की संसद में पास नहीं करा पाए हैं। बिल को पास करने के लिए अमेरिका के सेनेट में 60 वोटों की जरूरत होती है। इस बिल के समर्थन में 55 और विरोध में 45 वोट पड़े। भारत की तरह अमेरिका में भी संसद के 2 सदन हैं। इसे सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। सेनेट भारत की राज्यसभा की तरह है और सेनेट में कुल मिलाकर 100 मेंबर्स होते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं और हर राज्य से सेनेट में 2 सदस्य आते हैं। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के 53 सांसद हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के 45 सांसद हैं और 2 सांसद निर्दलीय हैं। इस बजट को पास कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट चाहिए था, लेकिन यह सपोर्ट उन्हें नहीं मिला और इस तरह से अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रकार से यह हार हुई है। अमेरिका में 2 प्रमुख पार्टियां हैं, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, आपको वैसे पता होगा, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। बिल के पास नहीं होने से अब सरकार को मिलने वाला पैसा रोक दिया गया है। इसके बाद अमेरिका में गैर जरूरी सरकारी कामकाज बंद हो गए हैं और इसे वहां शट डाउन कहा जाता है। शट डाउन होने से क्या क्या होगा, अब ये देखिए। अमेरिका की सरकार को अपने खर्चों को घटाना पड़ेगा। गैर जरूरी सेवाएं और जो ऑफिस हैं उन्हें बंद करना पड़ेगा, जैसे नेशनल पार्क्स और म्यूजियम्स, इन्हें बंद करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। करीब 40 लाख लोगों की सैलरी पर इसका असर पड़ सकता है। बड़ी संख्या में लोगों की छटनी होगी
और शटडाउन अगर लंबे समय तक चलता है तो वहां की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिखाई देगा। शटडाउन के दौरान मेडिकल, सीमा सुरक्षा, बैंक, अदालत और हवाई यातायात जैसी जरूरी सेवाएं जारी रहती हैं, इन पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जो बाकी की सेवाएं हैं या तो उन्हें बंद कर दिया जाता है या उनमें बहुत कमी लाई जाती है। अमेरिका में सरकार को खर्च करने के लिए हर साल लगभग 590 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होती है। ये उनका बजट है, 590 लाख रुपए। लेकिन अब बिल पास नहीं होने की वजह से सरकार के पास खर्च करने के लिए बहुत ही सीमित पैसा बचा है। अमेरिका में पिछले 50 साल में फंडिंग बिल अटकने की वजह से 20 बार ऐसा शटडाउन हो चुका है। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले 20 बार हुआ है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी 3 बार इस प्रकार का शटडाउन करना पड़ा था। 1980 के दशक में रोनाल्ड रेगन के कार्यकाल में 8 बार ऐसा शटडाउन हुआ था और अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन ट्रंप के पिछले कार्यकाल में हुआ था, जो 35 दिनों तक चला था। डोनाल्ड ट्रंप भले ही पूरी दुनिया में टैरिफ लगाकर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था खुद भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अमेरिका में महंगाई बहुत ज्यादा है, अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी है और आज दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज अमेरिका पर है। अमेरिका पर दुनिया के कुल कर्ज का करीब 35% हिस्सा है। यानी सोच लीजिए, दुनिया के हर देश को अगर आप मिला लें, पूरी दुनिया का जो कर्ज है उसका 35% हिस्सा अमेरिका पर है और यह आंकड़ा है 3,200 लाख करोड़ रुपए। यह कर्जा है अमेरिका का। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे सिर्फ 24 घंटे में ही डीकोड डाक की पूरे देश में चर्चा हो रही है। आपको याद होगा, कल हमने अपने 100वें एपिसोड के दौरान आपके साथ एक नया रिश्ता शुरू किया है जिसका नाम हमने रखा है डीकोड डाक, जिसमें हमने आपसे कहा था कि आप हमें मेल लिखिए, आप हमें चिट्ठियां लिखिए, अपना फीडबैक दीजिए और अगर आपकी कोई समस्या है वो हमें बताइए। आप किन मुद्दों को डीकोड के जरिए उठाना चाहते हैं वो आप हमें बताइए। और बहुत ही हैरानी की बात है, मैं खुद बहुत हैरान हूं कि कल से लेकर अब तक बड़ी संख्या में हमारे दर्शकों ने हमें चिट्ठियां लिखी हैं। वो चिट्ठियां मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे डीकोड अब नए भारत की आवाज बन चुका है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। स्वराज से ज्यादा मजबूती कौन दे सकता है? नया स्वराज। नया स्वराज, मेरा स्वराज। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, राग हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अब डीकोड की डाक में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और सिर्फ 24 घंटे में हमें देश के कोने कोने से चिट्ठियां और ईमेल्स मिले हैं। देखिए, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल और तेलंगाना तक भारत के लगभग सभी राज्यों से हमें लगातार आपकी भावनाओं से भरे संदेश मिल रहे हैं और इन चिट्ठियों को लिखने वालों में भारत का हर वर्ग शामिल है। छात्र, इंजीनियर, डॉक्टर, किसान, सामाजिक कार्यकर्ता, गृहिणियां, माता पिता, सब लोग हैं। और ऐसा लगता है कि आप सभी की चिट्ठियों में पूरा भारत समाया हुआ है। आपकी इन चिट्ठियों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे पूरा भारत ही एक आवाज बनकर डीकोड तक पहुंच रहा हो।
सबसे बड़ी खुशी हमें इस बात की है कि आप में से ज़्यादातर दर्शक हमें लिख रहे हैं कि डिकोड को वो पूरे परिवार के साथ देखते हैं, और यकीन मानिए हमारे लिए इससे बड़ी उपलब्धि कोई और हो नहीं सकती। हम शुरुआत से ये चाहते थे कि ये एक फैमिली न्यूज़ शो बने। आप अपने पूरे परिवार के साथ इस शो को देखिए और वो हो रहा है। आपकी चिट्ठियां हमें ये एहसास कराती हैं कि डिकोड अब सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि आपके परिवार का हिस्सा बन चुका है, और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। इन पत्रों में कई सुझाव भी हैं, किस तरह हम अपने कार्यक्रम को और अच्छा बना सकते हैं, किन मुद्दों को हमें आपके सामने डिकोड करना चाहिए, ये सब कुछ आपने लिखा है। और मैं आज जल्दी से कुछ चिट्ठियां आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। हमारे एक दर्शक हैं ग्वालियर से वैभव जोशी, उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा है कि मुझे आपका एपिसोड और आपका शो बहुत पसंद है। एक और हमारे दर्शक हैं राजेश कारकेरा, उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी है और कहा है कि मैं आपका प्रोग्राम हर रोज़ देखता हूं। एक और हमारे दर्शक हैं धीरेन्द्र कुमार, और मैं उम्मीद करता हूं ये सारे दर्शक हमें इस समय देख रहे होंगे। धीरेन्द्र कुमार ने हमें लिखा है। एक और दर्शक हैं जिनका नाम है नवीन जी बलवानी, और नवीन जी क्या कहते हैं, वी रिक्वेस्ट यू टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग रेकलेस पार्किंग डन बाय पीपल विच कॉजेज लॉट ऑफ हार्डशिप इन ऑलरेडी कंजेस्टेड रोड्स इन द कंट्री। वो कह रहे हैं कि सड़कों पर आजकल जिस तरह की पार्किंग हो रही है, जो पूरी अव्यवस्था पैदा कर देती है सड़कों पर, आपको ये मामला उठाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। एक और हमारे दर्शक हैं शशांक यादव, उन्होंने दिल्ली से हमें लिखा है। किशोर त्रिपाठी हमारे दर्शक हैं, उन्होंने हमें लिखा है। कुमार विक्रम एक हमारे दर्शक हैं, वो लिखते हैं कि हमारे देश में परिवारवाद की राजनीति कब खत्म होगी, ऐसा उन्होंने लिखा है। फिर हमारे एक और दर्शक हैं जिनका नाम है प्रशांत, और प्रशांत ने ये कहा है कि अपने बेटे के बारे में, अपने बच्चे के बारे में उन्होंने कहा है कि वो 8 साल का मेरा बच्चा है और मैं और मेरा 8 साल का बेटा कभी भी आपका शो मिस नहीं करते। लेकिन उन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम भी लिखी है। उनका एक और बेटा है जो 19 साल का है, और वो कहते हैं कि वो ऑनलाइन गेम्स का आदी हो चुका है, सारे समय ऑनलाइन गेम्स खेलता है, जिसकी वजह से वो अपना नीट का जो परीक्षा है, नीट की परीक्षा, उसे पास नहीं कर पाया। और वो चाहते हैं कि जो ऑनलाइन गेम्स के बच्चे आदी हो रहे हैं, इस समस्या को हम देश के सामने रखें, और मुझसे भी वो सुझाव चाहते हैं कि क्या किया जाए। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो बच्चे को जागरूक करना बहुत आवश्यक है, और दूसरा, उस बच्चे के स्कूल में जो उसके अध्यापक हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं। स्कूल में जो करियर काउंसलर्स होते हैं, उनकी आप मदद ले सकते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा अगर बात आगे बढ़ जाए तो हमें लगता है कि आप किसी मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट से भी बात कर सकते हैं इसके बारे में। फिर हमारे एक और हमारी दर्शक हैं जिनका नाम है सुनीता कपूर। वो कहती हैं कि मैं 60 साल से भी ज़्यादा मेरी उम्र है और मैं लगातार सिर्फ आप ही का शो देखती हूँ। हमारे अगले दर्शक हैं नितिन कपारे, उन्होंने भी हमें चिट्ठी लिखी है। और कपिल मलिक भोपाल से हमारे एक दर्शक हैं, वो ये कहते हैं कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे देश को साफ रखते हैं, हम अक्सर उन्हें कचरा वाला कहकर बुलाते हैं, जो कि बहुत ही एक प्रकार से गलत शब्द है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और वो ये कहना चाहते हैं देश के लोगों से कि जो भी सफाई कर्मचारी हैं, आप उन्हें कभी भी कचरा वाला कहकर ना बुलाएं, उनका सम्मान करें और उन्हें किसी अच्छे सम्मानजनक नाम से पुकारें, उनका सम्मान करें। कचरे वाला तो आप बिल्कुल ना कहें। फिर हमारे अगले दर्शक हैं विशाल कुमार यादव, जो कहते हैं कि मेरे पूरे परिवार को आपका शो बहुत अच्छा लगता है। और ये सब हमने आज इसलिए किया, अगर आप हमारा ये शो देख रहे हैं, हमारे सारे दर्शक, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपकी चिट्ठियाँ हम तक पहुँच रही हैं, हमारे दिलों तक पहुँच रही हैं, हमारी टीम उन्हें पढ़ती है, और हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपका पूरा फीडबैक हम लेंगे, और जो आप कह रहे हैं मुद्दे, जो समस्याएं, उन पर भी हम काम करेंगे। आप स्क्रीन पर दिए गए इस पते पर हमें चिट्ठी लिख सकते हैं, और मेल आईडी जो अभी हमने आपको दिया है, इस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और आपकी चिट्ठियों का, आपकी डाक का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि हम और आप मिलकर अगर चाहें तो इस देश को बदल सकते हैं।
अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। स्वराज ट्रैक्टर खुद को हमेशा फ्यूचर रेडी रखना चाहता है ताकि वो खेती के चैलेंजेस का सामना कल भी कर सके। इसीलिए स्वराज ने एक फ्यूचरिस्टिक प्लांट बनाया है जहां इसके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से होती है। हर आने वाले कल के लिए तैयार है आज मेरा नया स्वराज। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाप का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और असली रावण और आज के रावण में फर्क सिर्फ इतना है कि पहले रावण के 10 चेहरे आपको साफ दिखाई देते थे, लेकिन आज के रावण का चेहरा आपको दिखाई नहीं देता। नमस्कार। दादी के हाथों का